गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 बोर्ड के विषय व्यवसाय अध्ययन की और उसमें अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं उसकी तकनीक। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? देखिए, किसी भी अगर विषय के संदर्भ में अपन बात करें, किसी भी विषय से संबंधित अपन सिद्धांतों के बारे में बात करें, तो सिद्धांत के लिए पर्याप्त प्रमाणों, तर्क वितर्क, समय, अनुभव एवं निरीक्षण के आधार पर निश्चित किया गया मत या विचार सिद्धांत कहलाता है। इसे कहेंगे सिद्धांत। कि सिद्धांत पर्याप्त प्रमाणों, तर्क वितर्क, अनुभव, निरीक्षण के आधार पर निश्चित किया गया तर्क, मत या विचार क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। हम बात कर रहे हैं प्रबंध की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रबंध की। तो क्या प्रबंध के सिद्धांत समान रूप से लागू होते हैं या समान परिणाम देते हैं? तो हम बात करें कि प्रबंध सामूहिक प्रयासों से किया जाता है। हमने पढ़ा था कि प्रबंध सामूहिक प्रयासों द्वारा किया जाता है। तो प्रबंध सामूहिक प्रयासों से किया जाता है जिसमें मानव तथा मानवीय व्यवहार की भूमिका अधिक रहती है। क्योंकि प्रबंध करने वाला कौन होता है? हमने विशेषता में पढ़ा था कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। तो प्रबंध में मानव तथा मानवीय व्यवहार की भूमिका अधिक रहती है और मानवीय व्यवहार उस देश या संगठन की संस्कृति पर निर्भर करता है। यानी उस देश की संस्कृति कैसी है, उस देश का वातावरण कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वहां के मानव का व्यवहार कैसे होगा, जो प्रत्येक देश या संगठन की अलग अलग होता है संस्कृति। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक देश की समाज, संगठन, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी प्रबंध के सिद्धांत किस पर डिपेंड करते हैं? प्रबंध के सिद्धांत उस देश के, समाज के, उस संगठन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक देश व संगठन में न तो समान रूप से लागू होते हैं और न ही समान रूप से परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। प्रत्येक और इस संस्कृति भिन्न की वजह से वहां के मानव का व्यवहार भिन्न है और जब मानव का व्यवहार भिन्न है तो नो डाउट वहां के समाज, वहां का संगठन भी पूरा का पूरा परिस्थितियों पर डिपेंड होगा। इसलिए न तो प्रबंध के सिद्धांतों को समान रूप से लागू किया जा सकता है और न ही परिणाम समान रहेगा। हम हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों की। उससे पहले मैं बता दूं कि हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, प्रशासनिक प्रबंध के जनक कहा जाता है हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक प्रबंध के सिद्धांत में काफी सारे सिद्धांतों का वर्णन किया है और उसमें से मुख्य 14 सिद्धांत हमारे सिलेबस में है। हम बात करते हैं इन 14 सिद्धांतों की। तो पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तीसरा है अनुशासन। चौथा है आदेश की एकता। पांचवा है निर्देश की एकता। छठा है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सातवां है पारिश्रमिक। आठवां केंद्रीयकरण। नौवां है पदाधिकारियों में संपर्क कड़ी। 10वां व्यवस्था। 11 समता। 12 कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। 13 प्रेरणा और 14वां है सहयोग की भावना। 14वां है सहयोग की भावना। इस सिद्धांत को आप अंगुलियों पे याद करो। इस साल के में लगभग मुझे लग रहा है कि इंपोर्टेंट है, बता दूं। ए कार्य का विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, केंद्रीयकरण, पदाधिकारियों में संपर्क कड़ी, या इसका नाम है हमारा सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये 4-5। अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्य का विभाजन। देखिए, हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत को विशिष्टीकरण का भी सिद्धांत कहा है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार
प्रत्येक कार्यों को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। हेनरी फयोल कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो और इस कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता रखने वाले व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। एक बात समझे, कार्य को क्या करना है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो और उस कार्य के प्रत्येक भाग को ऐसे विशिष्ट व योग्यता वाले व्यक्ति को दो जो उस कार्य को करने में क्या हो, निपुण हो, जिससे कार्यकर्ता में सामंजस्य बना रहेगा। काम करने वाले और कार्य दोनों में सामंजस्य बना रहेगा और कार्यकर्ता भी अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए कार्य को अच्छे ढंग से निर्वाह कर पाएगा। एकदम सिंपल सा है। इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और हेनरी फयोल कहता है इसमें प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक कार्य के उस भाग को प्रत्येक विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को सौंप देना चाहिए, जिससे कार्य व कार्यकर्ता दोनों में सामंजस्य बना रहेगा और कार्य का जो परिणाम है वह निर्वाह करने में उसे आसान है। दूसरी हम बात करते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व। फ्योल के अनुसार अधिकार व उत्तरदायित्व दोनों ही सहगामी है, यानी कि वह उस एक पटरी की तरह दोनों समान चलते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाए तो इस कार्य को पूरा करने के लिए उसे उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है तो इस कार्य यानी कि उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे अधिकार भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाने चाहिए, अधिकार दिए जाने चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को यह अधिकार है तो उसे उस कार्य से संबंधित दायित्व भी समझाए जाने चाहिए, जिससे कार्य को उचित ढंग से निष्पादन कर सकता है। यदि अधिकार व उत्तरदायित्व समान नहीं होते हैं या समानता नहीं होती है तो संगठन में अधिकारों का आवश्यक केंद्रीयकरण हो जाता है और संगठन की समग्र कार्यकुशलता में क्या आती है, कमी आती है। अर्थात हेनरी फयोल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व दिए जाते हैं तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे क्या दिए जाने चाहिए, अधिकार दिए जाने चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे कुछ ऐसे उत्तरदायित्व भी समझाए जाने चाहिए जिससे उन अधिकारों के अनुसार वो उन्हें निर्वाह कर सके। और अगर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अधिकारों का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, अनुशासन। किसकी बात करते हैं, अनुशासन। अनुशासन के सिद्धांत के अनुसार फ्योल कहता है कि अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में एक ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कर्मचारियों के व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो संगठन के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। अनुशासित व्यवहार के लिए आवश्यक है कि संगठन में उचित निरीक्षण प्रणाली हो, कर्मचारियों व संगठन के बीच उचित अनुबंध हो और गैर अनुशासित व्यक्ति के लिए उचित एवं निष्पक्ष दंड की व्यवस्था हो। अर्थात किसी भी संगठन में अनुशासन मस्ट है और कर्मचारियों में को अनुशासित करने के लिए ही अनुशासन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यानी हेनरी फयोल ये कहता है कि अनुशासित व्यवहार के लिए आवश्यक है कि उचित एक निरीक्षण प्रणाली होनी चाहिए संगठन में, उचित निरीक्षण प्रणाली होनी चाहिए, कर्मचारी व संगठन के बीच उचित अनुबंध होना चाहिए और गैर अनुशासित व्यक्ति के लिए एक उचित एवं निष्पक्ष दंड व्यवस्था होनी चाहिए। फिर चाहे वो कर्मचारी अगर कोई अनुशासित कार्य करे या अधिकारी बॉस करे, उन सब के लिए उचित और निष्पक्ष दंड व्यवस्था होनी चाहिए, तभी एक संगठन अनुशासित तरीके से कार्य कर सकता है। अब हम बात करते हैं आदेश की एकता। वेरी इंपॉर्टेंट, आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार हेनरी फयोल कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए और यदि एक कर्मचारी को एक समय में अनेक अधिकारी से अगर आदेश मिलता है तो आदेशों का क्या होता है, उल्लंघन होता है। आदेशों का उल्लंघन होता है और कर्मचारी भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। फ्योल के अनुसार यदि आदेश की एकता के सिद्धांत को भंग कर दिया जाए तो संगठन में अधिकारी की क्या हो जाती है, अवहेलना हो जाती है और परस्पर संघर्ष में वृद्धि होती है, व्यवस्था में विघन होता है और अनुशासन में क्या आती है, कमी। नो डाउट एक अधिकारी कह रहा है मेरा ये काम करो, दूसरा अधिकारी के मेरा ये काम करो। अब एक समय जब दो अधिकारी एक कर्मचारी को आदेश देते हैं तो कर्मचारी खुद इस दुविधा में पड़ जाता है वो किस बॉस की बात माने। अगर इस अधिकारी के बॉस की बात मानता है तो ये बॉस नाराज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आदेश के सिद्धांत को तो भंग कर दिया
जिससे अधिकारी का अवहेलना होगी और परस्पर क्या हो जाता है, संघर्ष। ठीक है, तो सिंपल सा था। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपने कार्य को अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निर्देश की एकता या निर्देशन की एकता। निर्देश की एकता क्या कहती है? इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य एक ही क्रिया के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना है। देखिए, एक ही क्रिया के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात सिद्धांत से आशय यह है कि संगठन में वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान है, जिनका उद्देश्य एक ही है, तो एक ही अधिकारी एवं एक ही योजना के अंतर्गत रखना चाहिए। यानी कि ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि संगठन में यदि सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य एक है, तो उन उद्देश्यों के लिए एक ही योजना होनी चाहिए और उस पर एक ही अधिकारी होना चाहिए। इससे कार्यों में क्या बनी रहती है, एक रूपता। यदि उद्देश्य समान है लेकिन अधिकारी बॉस अलग अलग है, तो वो कोई कहेगा इस तरीके से काम करो, कोई कहेगा इस तरीके से काम करिए। इसलिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया कि अगर उद्देश्य समान है, योजना भी समान है, तो अधिकारी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कार्यों में एक रूपता बनी रहती है और कर्मचारियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना भी सरल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। और इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के व्यक्तिगत हित के स्थान पर संपूर्ण संगठन के हितों को वरीयता दी जाती है। अर्थात किसी संगठन में यदि संगठन के हितों व व्यक्तिगत हितों में परस्पर संघर्ष होता है, तो संगठन का हित क्या होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए और इसके लिए व्यवस्थित हितों को त्याग कर देना चाहिए। अर्थात इस, देखिए वापस दे रहा हूं, इस सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, अर्थात यानी कि अगर व्यक्तिगत हितों में और संगठन के हितों में अगर परस्पर द्वंद्व भी होता है, तो यहां पर व्यक्तिगत हितों को एक बार त्याग कर देना चाहिए और संगठन के हितों को सर्वोपरि मानना चाहिए। क्योंकि संगठन का हित होगा तो नो डाउट वहां पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत हित संभव है। अब अपन बात करते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक और पारिश्रमिक के भुगतान की पद्धति दोनों ही पक्षों के लिए क्या होनी चाहिए, संतोषजनक और न्याय संगत होनी चाहिए। देखिए, भुगतान देने वाला और भुगतान प्राप्त करने वाला दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए भुगतान पारिश्रमिक और पारिश्रमिक भुगतान की पद्धति दोनों क्या होनी चाहिए, न्यायोचित होनी चाहिए, समान न्याय संगत होनी चाहिए। क्योंकि न तो कर्मचारी को लगे कि मुझे वेतन कम मिला है और न अधिकारी का ऐसा लगे कि ये काम नहीं करा, उसे वेतन ज्यादा दे रहे। तो कैसा होना चाहिए, पारिश्रमिक न्याय संगत और संतोषजनक होना चाहिए, जिससे दोनों ही संतोष से रह सके। अब अपन बात करते हैं केंद्रीयकरण की। प्रबंध का अगला सिद्धांत है केंद्रीकरण। देखिए, हम लोगों ने अभी तक कितने पढ़े, 7 पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, सबसे पहला कार्य में विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, नंबर 3 अनुशासन, नंबर 4 आदेश की एकता, नंबर 5 निर्देश की एकता, नंबर 6 पारिश्रमिक, नंबर 6 सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण और नंबर 7 पढ़ा हम लोगों ने पारिश्रमिक। अब हम बात करते हैं केंद्रीयकरण की। केंद्रीयकरण फ्योल के अनुसार किसी भी संगठन में अधिकारों के केंद्रीय व विकेंद्रीकरण के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य। देखिए, केंद्रीकरण का मतलब होता है सभी अधिकार एक जगह पर है और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सभी अधिकार एक निश्चित सीमा तक कर्मचारियों को सुपुर्द है। यही बात समझ है। तो अधिकारों का केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के मध्य क्या होना चाहिए, एक निश्चित सामंजस्य होना चाहिए। बड़े संगठनों में अधिकारों के केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण का निर्णय लेते समय संगठन के हितों, कर्मचारियों की भावनाएं, कार्य की प्रकृति आदि बातों पर क्या किया जाता है, विचार किया जाना चाहिए कि संगठन के हित किसमें है, कर्मचारियों की भावनाएं क्या है या कार्य की प्रकृति क्या है। इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का क्या हो सके, भारार्पण किया जा सके, अधिकारों को एक निश्चित सीमा तक बांटा जा सके। तो ये था प्रबंध का केंद्रीकरण सिद्धांत।
अब अपन बात करते हैं सोपान श्रृंखला की। सोपान श्रृंखला की, देखिए सोपान श्रृंखला से क्या था। सोपान श्रृंखला या पदाधिकारियों की संपर्क कड़ी फ्योल के अनुसार प्रत्येक संगठन में संप्रेषण के लिए उच्च प्रबंधकों से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधकों के मध्य अधिकारों की एक श्रृंखला होती है। आई बात समझ, इस तरह की श्रृंखला, जैसे ये बॉस टॉप पे बैठा है, ये ए बॉस अधिकारी है। अब अपन बात करते हैं, ये इसके अधीनस्थ है, ये इसका 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 अधीनस्थ है। तो ये आपस में क्या है, अधीनस्थ है। तो देखिए संगठन में संप्रेषण के लिए उच्च प्रबंधकों से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधकों के मध्य क्या होती है, एक अधिकारों की श्रृंखला होती है। यानी कि इसमें होता क्या है, आदेशों का प्रवाह होता है नीचे की तरफ। आदेशों का प्रवाह किस तरह होता है, नीचे की तरफ होता है। शिकायतें व सुझाव किस तरह होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, ये सिस्टम रहता है किसी संगठन के अंदर, यानी आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, शिकायतें व सुझाव नीचे से ऊपर के पदानुक्रम में होती है। फ्योल के अनुसार इस प्रणाली में संगठन में व्यवस्था बनी रहती है। नो डाउट व्यवस्था बनी रहेगी कि आदेश ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा और डी ई को देगा ऑर्डर। यहां से शिकायत ई की शिकायत डी से तक जाएगी, डी सी को देगा, सी बी को, आखिर में पदानुक्रम में ऊपर तक पहुंचेगी। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस प्रणाली द्वारा संप्रेषण में देरी भी होती है। कभी कभार अगर कोई इसको मैसेज करना है और ए कोई मैसेज छोड़ता है और यहां तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, तो संप्रेषण देरी से होता है। इन विशेष परिस्थितियों में समान स्तर के अधिकारी जो अलग अलग कड़ी में हैं आपस में संदेश वहन कर सकते हैं। संदेश वहन, अब अगर अपन बात करें कि यहां पर जैसे ई को एक मैसेज छोड़ना, एक यहां पर आई को मैसेज देना है, तो ए वापस या ऊपर से नीचे की तरफ मैसेज करेगा या कोई आदेश देगा। तो इस स्थिति में कहीं कहीं समान जो पद के अधिकारी हैं, समान स्तर पर जो अधिकारी हैं, जैसे अपन बात करें डी और एच की बात करें, तो ये एक समान स्तर के अधिकारी हैं, तो यह आपस में संप्रेषण कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्योल पुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्योल पुल भी कहा जाता है। अगर सवाल आ जाता है कि फ्योल पुल को समझाइए, तब आपको सोपान श्रृंखला को ही इसी तरीके से समझाना है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्योल पुल भी कहते हैं। लेकिन ये एक विशेष परिस्थितियों के अंदर होता है और इसमें भी ये ध्यान रखना कि समान स्तर के पदाधिकारी एक निश्चित बात के लिए आपस में संप्रेषण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, व्यवस्था। देखिए व्यवस्था का क्या तात्पर्य है, यानी प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और उस निश्चित स्थान पर उस निश्चित वस्तु का होना क्या है, आवश्यक है। व्यवस्था का सामान्य अर्थ क्या है, किसी वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान हो और उस स्थान पर वो वस्तु होनी चाहिए, अर्थात सही व्यक्ति सही स्थान पर हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य यही है कि उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपा जाए, जिससे कार्य का उचित ढंग से क्या हो, निष्पादन किया जा सके। क्योंकि जो काम जिस व्यक्ति को अच्छे से आ रहा है उसी को वो कार्य दिया जाना चाहिए, नो डाउट। तो इससे क्या होगा, कार्य का निष्पादन क्या होगा, अच्छे ढंग से होगा और जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा संगठन के कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये था हमारा व्यवस्था। अब अपन बात करते हैं अगली कड़ी में समता यानी समानता। समता न्याय व दयालुता का मिश्रण है। न्याय व दयालुता, समता का अर्थ क्या है, समानता। समता का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए एवं उनके पारिश्रमिक व दंड व्यवस्था में भेदभाव न हो। इससे कर्मचारियों में रुचि, लगन व पूर्ण क्षमता से कार्य करने व संगठन निष्ठा की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। नो डाउट किसी भी संगठन के अंदर एक बॉस अपने समस्त कर्मचारियों को एक ही नजर से देखता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, समभाव से देखता है, तो नो डाउट कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि, लगन व पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य करने व संगठन के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता।
कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। कर्मचारियों का कार्यकाल कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हम लोगों ने आज कर्मचारी की ज्वाइनिंग दी, 1 महीना पर देखा फिर उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। इसका लाभ यह है कि कर्मचारी अपने कार्य की प्रकृति व कार्य करने की परिस्थितियों आदि से भलीभांति परिचित हो जाते हैं और जिससे उनकी कार्य क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है, आसानी से काम करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार निकालते रहेंगे तो नया कर्मचारी को उसको प्रशिक्षण देना, अब वो जब तक काम सीखेगा फिर उसको निकाल देंगे। इससे अच्छा जो कर्मचारी है उसको कार्य को अच्छी तरीके से करने दो और धीरे धीरे करते करते वो उस कार्य के अंदर क्या हो जाता है? निपुण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और जिससे कार्य क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। कर्मचारियों के अधिक आवागमन और कर्मचारियों कार्यों के बीच उचित सामंजस्य नहीं हो पाता और अधिक कर्मचारी आते जाते रहेंगे तो नो डाउट कार्य में उनका आपस में सामंजस्य नहीं हो पाएगा और जिससे कार्य कुशलता पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेरणा। प्रेरणा पहल क्षमता, इसका दूसरा नाम क्या है? पहल क्षमता भी है। पहल क्षमता फ्योल की मान्यता है कि कर्मचारियों किसी योग्यता को प्रस्तावित करने में उनके निष्पादन की स्वतंत्रता प्रदान करने उनकी कार्य क्षमता व उत्साह में क्या होती है? वृद्धि होती है। फ्योल कहता है कि कर्मचारियों को किसी योजना को प्रस्तावित करने, यानी कर्मचारी कुछ योजना कोई हमें दे, प्रस्तावित करें या उनके क्रियान्वयन में उन्हें स्वतंत्रता अगर दी जाए, छूट दी जाए तो नो डाउट वह उत्साह के साथ कार्य करेंगे। किस तरीके से करेंगे? एक उत्साह के साथ कार्य करते हैं और जिससे उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे न केवल नए विचारों का सृजन होता है, क्योंकि कर्मचारी नए नए अपने विचार देते हैं, बल्कि अधीनस्थों में संतुष्टि की भावना भी उत्पन्न होती है कि बॉस ने, हमने योजना दी थी और उस योजना को बॉस ने कहा लागू किया जाए, तो इससे कर्मचारियों में संतुष्टि आएगी, कर्मचारी में विकास, सृजनता का विकास होगा, नए नए विचारों का विकास होगा और वो अपने नए नए आइडियाज देते हैं। तो ये था हमारा पहल क्षमता या प्रेरणा का सिद्धांत। अब अगर हम बात करें प्रबंध हेनरी फ्योल के अंतिम सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। 14वां सिद्धांत कौन सा है हमारा? सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। अब किसी संगठन की सफलता कर्मचारियों के परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करती है। देखिए, किसी भी संगठन की सफलता किस पर डिपेंड करती है? किसी भी संगठन की सफलता वहां के कर्मचारियों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में मतभेद के स्थान पर समूह भावना के साथ कार्य करने की भावना का क्या किया जाना चाहिए? विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक ऐसे कदम उठाए जिससे कर्मचारियों में परस्पर विश्वास हो, सहयोग की भावना उत्पन्न हो और सभी कर्मचारी क्या करें? मिलकर कार्य करें। तो ये थे हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। मैं एक बार पुनः वापस लेता हूं। कौन कौन से 14 सिद्धांत? नंबर 1 कार्य का विभाजन, नंबर 2 अधिकार एवं उत्तरदायित्व, नंबर 3 अनुशासन, नंबर 4 आदेश की एकता, नंबर 5 निर्देश की एकता, नंबर 6 सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, नंबर 7 न्यायोचित पारिश्रमिक या कर्मचारियों का पारिश्रमिक, नंबर 8 केंद्रीयकरण, नंबर 9 सोपान श्रृंखला, नंबर 10 व्यवस्था, नंबर 11 समता, नंबर 12 कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, नंबर 13 पहल क्षमता और नंबर 14 था सहयोग की भावना। बात करते हैं हेनरी फ्योल ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को कितने भागों में बांटा, यानी हेनरी फ्योल ने कौन कौन सी वह औद्योगिक संगठन की क्रियाएं बताई। हेनरी फ्योल ने 6 वर्गों में इसे विभाजित किया औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को। पहली थी तकनीकी क्रिया, नंबर 1 तकनीकी क्रिया, नंबर 2 वाणिज्यिक क्रिया, नंबर 3 वित्तीय क्रिया, वाणिज्यिक क्रिया, नंबर 3 वित्तीय क्रिया, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 4 सुरक्षात्मक क्रिया, नंबर 5 लेखांकन क्रिया और प्रबंधकीय क्रिया। सुरक्षात्मक क्रिया, लेखांकन क्रिया,
और प्रबंधकीय क्रिया। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया। कौन कौन सी? तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, लेखांकन, सुरक्षात्मक, प्रबंधकीय क्रिया। अब तकनीकी क्रिया में क्या था? उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया। वाणिज्यिक क्रिया से क्रय व विक्रय को शामिल किया गया। वित्तीय, पूंजी प्राप्ति और उसका अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। सुरक्षात्मक, संपत्ति व माल की सुरक्षा से संबंधित था। लेखांकन, जिसमें स्टॉक का मूल्यांकन है, आर्थिक चिट्ठा है तैयार करना, सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित क्रियाएं। और प्रबंध में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण संबंधित क्रियाएं को किसमें शामिल किया गया? प्रबंध की क्रियाओं में शामिल किया गया। हेनरी फ्योल ने आगे की कड़ी में हेनरी फ्योल ने एक प्रबंधकों में निम्न विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि एक प्रबंधक शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुशील स्वभाव से और स्फूर्ति वाला होना चाहिए। मानसिकता यानी उसमें समझने व सीखने की योग्यता, विवेकशीलता, सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सदाचार होना चाहिए, उत्तरदायित्व स्वीकार करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। पहल करने की क्षमता, निष्ठा और गौरवमयता। शैक्षणिक योग्यता के बारे में उसने कहा कार्य विषय से संबंधित क्रियाओं एवं उनके प्रतिपादन का उसमें ज्ञान होना चाहिए। प्रविधिक में कार्य के प्रत्येक से संबंध रखने वाले सभी बातों का उसे ज्ञान होना चाहिए। और अनुभव, कार्य करने की दक्षता उसमें क्या होनी चाहिए? प्राप्त होनी चाहिए। यानी उसने कौन कौन से बताई? एक तो बताई शारीरिक योग्यता, मानसिक, सदाचार, शारीरिक, मानसिक, सदाचार, शैक्षणिक और प्रविधिक और अनुभव। प्राविधिक और अनुभव एक प्रबंधक के गुण बताए हेनरी फ्योल। अब दूसरी मैं इंपोर्टेंट चीज बताता हूं। हेनरी फ्योल को अपन यहां पर इस सिलेबस का अकॉर्डिंग यहीं तक है। अब मैं बात करता हूं अगला, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। कौन सा? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। देखिए, उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सबसे पहला इंपोर्टेंट सवाल कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की जन्मदाता कौन थे? उद्देश्य द्वारा प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध उद्देश्य द्वारा प्रबंध के जन्मदाता यह सिद्धांत किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने। किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर ने दिया उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत 1954 यानी कि 1954 में पीटर ड्रकर ने दिया और जिसे बाद में प्रोफेसर स्ले ने, किसने? प्रोफेसर स्ले, जिसे प्रोफेसर स्ले ने परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से प्रस्तुत किया। परिणामों द्वारा प्रबंध। देखिए 1954 में पीटर ड्रकर ने कौन सा सिद्धांत दिया? उद्देश्य द्वारा प्रबंध। और बाद में इस उद्देश्य द्वारा प्रबंध का नाम हो गया परिणामों द्वारा प्रबंध और उसने नाम किसने दिया इसे? प्रोफेसर स्ले ने। अब उद्देश्य द्वारा प्रबंध से आशय क्या है? संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों व दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित तकनीक है। व्यवस्थित क्या है? तकनीक है। वापस बोल रहा हूं, उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से यानी मिलते हुए उद्देश्यों, लक्ष्यों, दायित्वों का निर्धारण करना, प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, दायित्वों व लक्ष्यों का क्या करना? निर्धारण करना, प्रभावी कार्य नियोजन करना, लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन व उसका मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित तकनीक। थोड़ा सा विस्तृत रूप से अगर अपन देखें तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध
प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा। देखो वहां पर बात चल रही थी प्रत्येक स्तर पर संगठन के, तो प्रत्येक नोडल स्तर पे प्रबंधक होगा, उसके लिए अधीनस्थ होगा, तो ये स्तर हो गए। तो प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, पहले तो लक्ष्यों का निर्धारण, वहां पर था उद्देश्यों का निर्धारण है, दायित्वों का निर्धारण है, लक्ष्यों का निर्धारण। सामान्य लक्ष्यों का निर्धारण करने, व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र, अपेक्षित जो परिणामों के संदर्भ में कि इसका टारगेट क्या है उसको देखते हुए परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने, इनके आधार पर अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाने तथा अधिकारी द्वारा उनके कार्य की प्रगति व परिणामों का मूल्यांकन करने की एक क्रमबद्ध प्रणाली है। इसे क्या कहा गया है हम लोगों ने? इसे कहा गया है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। स्पष्ट हुई बात कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है? कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर उद्देश्य और योजना और लक्ष्यों का निर्धारण करना और उसे योजना को या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य निष्पादन करना, कार्यों का मूल्यांकन करना, ये सारी उद्देश्य द्वारा प्रबंध के अंतर्गत आती है। फाइनली अपन एक डेफिनेशन और स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया है या तकनीक है या प्रक्रिया है, प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक व उद्देश्य, क्या है? ये एक प्रणाली है, एक तकनीक है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक व अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत या विभागीय तथा वित्तीय या व्यक्तिगत उद्देश्य को क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। संस्था के उद्देश्य, विभागों के उद्देश्य, वित्तीय उद्देश्य या प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य, सभी उद्देश्यों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए प्रबंधक नियमों का क्रियाओं का संचालन करते हैं जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन व पर्यावरण में भी एकीकरण स्थापित किया जा सके। तो ये थे हमारे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। आई बात समझ में? तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध में इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब अगर इसकी प्रकृति के बारे में देखें कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति क्या है, तो इसमें अपन देखें कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति में नंबर 1, ये एक कार्यात्मक अवधारणा क्योंकि इसके अंदर कार्य करना है और जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है क्योंकि उद्देश्यों के निर्धारण को निर्धारित करते हुए क्रियाएं करना, इसलिए इसे क्या कहा गया है? कार्यात्मक अवधारणा कहा गया है। यह अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि उनके क्रियान्वयन उनके साधनों करते उद्देश्यों का निर्धारण जरूरी है। क्रियान्वयन कैसे होगा वो बात की बात है। यह परिणामोन्मुखी है, इसमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यह विचारधारा सहभागिता, देखो अपने पढ़ा था, संयुक्त विचारधारा पर आधारित है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से, तो यह सहभागिता पर आधारित है और यह मानते हैं कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक क्या होते हैं? प्रतिबद्ध, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य निर्धारित करते तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ये था हमारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध किसका सिद्धांत दिया हुआ है? पीटर ड्रकर का दिया हुआ है। कब दिया गया? 1954 में दिया गया है और बाद में प्रोफेसर सेरेल ने इसको किसमें परिवर्तित कर दिया था? परिणामों द्वारा प्रबंध के रूप में। अब अपन बात करते हैं, आपको बीच में वापिस एक बार रिपीट करवा दूं कि हेनरी फ्योल ने एक पुस्तक लिखी थी। हेनरी फ्योल ने एक पुस्तक लिखी थी 1916 के अंदर। ध्यान रखना, हेनरी फ्योल की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछी जा सकती है। हेनरी फ्योल ने एक पुस्तक लिखी 1916 के अंदर, 1916 में। किस भाषा के अंदर लिखी थी इन्होंने? फ्रांसीसी भाषा में लिखी सबसे पहले। तो इसे कौन सी भाषा में लिखी? फ्रांसीसी भाषा के अंदर। फ्रांसीसी भाषा में 1916 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशंस इंडस्ट्रियल एड जनरल। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल, ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1916 के अंदर फ्रांसीसी भाषा में। और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? 1919 के अंदर। ये तो थी फ्रांसीसी भाषा में 1916 में, और 1919 में इसका रूपांतर किसमें कर दिया गया? अंग्रेजी भाषा के अंदर।
ध्यान रखना, पूरा लिख सकते हो आप उत्तर। हेनरी फॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक 1916 में फ्रांसीसी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल के अंदर, और उसके बाद 1919 में से क्या कर दिया गया, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया गया। ठीक है, आपको बता दो पीटर ड्रकर ने भी एक पुस्तक लिखी थी, और पीटर ड्रकर ने वो पुस्तक कब लिखी थी, पीटर ड्रकर की पुस्तक लिखी गई थी 1980 में, 1980 में, और उस पुस्तक का नाम था मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम्स, मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम के नाम से, जो पिछले सारे सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब एक और अच्छा सवाल आपको बता दूं कि पीटर ड्रकर को 21वीं सदी का प्रबंध गुरु भी कहा जाता है, प्रबंध गुरु कहा जाता है। किसे? 21वीं सदी का पीटर ड्रकर को। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्देश्य द्वारा प्रबंध। अगर सवाल पूछे कि आधुनिक प्रबंध का गुरु किसे कहा गया है, तो आधुनिक प्रबंध का गुरु भी किसे कहा गया है, पीटर ड्रकर को कहा गया है। आई बात समझ में? अब एक और सिद्धांत की तरफ हम बढ़ते हैं, और उस सिद्धांत का नाम है अपवाद द्वारा प्रबंध। क्या नाम है? अपवाद द्वारा प्रबंध। और इस सिद्धांत के जनक थे F.W. टेलर। कौन था? F.W. टेलर, जिन्होंने अपवाद द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा? यह सिद्धांत यह बतलाता है कि उन समस्त कार्यों तथा मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहिए, उन समस्त कार्यों व मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहिए जो नियमित रूप से निर्धारित परिणामों को उपलब्धि दे रहे हैं। देखिए, यानी एक कर्मचारी रूटीन में काम कर रहा है नियमित रूप से और एक निर्धारित परिणाम दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उच्च प्रबंधकों को बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहिए। यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है, केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें क्या होती है, जरूरत होती है। यानी ऐसी स्थितियों में जहां पर हमें जरूरी है कि उच्च प्रबंधकों को अवगत करवाया जाए, तो उस कंडीशन में ही उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहिए, जिन्हें उनकी क्या है, जरूरत है, और उनका ध्यान भी अपवादजनक परिस्थितियों में, समस्याओं में पैदा होने पर ही आकर्षित करने की क्या करती है, व्यवस्था करती है। अर्थात यह प्रणाली, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, यह प्रणाली अनावश्यक गौण महत्व वाली बातों से ध्यान हटाकर, जो गौण है, जो प्रणाली अनावश्यक है या गौण महत्व जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन बातों से ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सृजनात्मक मामलों पर ही एक उच्च प्रबंधक का ध्यान आकर्षित करवाती है। इसे क्या कहा गया है, अपवाद द्वारा प्रबंध। वापस बोलो, अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है, अपवाद द्वारा प्रबंध। उन समस्त कार्यों व मामलों में उच्च प्रबंध को ध्यान आकर्षित नहीं करवाना चाहिए जो नियमित रूप से परिणामों व की उपलब्धि दे रहे हैं। यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देता है जिनकी उन्हें क्या है, जरूरत है, तथा उनका ध्यान भी अपवादजनक परिस्थितियों, विशिष्ट समस्याओं, परिस्थितियों में पैदा होने पर ही आकर्षित कराने क्या करती है, व्यवस्था करती है। अंतिम बात वापस बोल रहा हूं कि यह प्रणाली अनावश्यक गौण महत्व वाली बातों से ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सृजनात्मक मामलों पर ही अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती है। और इस सिद्धांत को लेने वाला कौन था, F.W. टेलर। कौन था, F.W. टेलर। तो ये ध्यान रखना, इस बार सवाल पूछा जा सकता है कि अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत या आपका प्रतिपादन किसने किया था, तो F.W. टेलर ने किया था। अब एक अंतिम सिद्धांत की मैं बात करता हूं, उस सिद्धांत का नाम है व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध, एक अंतिम सिद्धांत व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध ये एक प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति
हेतु आंतरिक एवं बाह्य घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का क्या करती है, निर्धारण करती है। यानी एक ऐसी क्रिया है जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के घटकों को ध्यान में रखती है और विभिन्न क्रियाओं का स्वरूप का क्या करती है, निर्धारण करते हैं कि कार्य को कैसे करना है। अर्थात संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने व उन निर्णयों को लागू करने से संबंधित, यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या निर्णय लिए जाएं, क्या निर्णय नहीं लिए जाएं और निर्णय को कैसे लागू किया जाए, इनके बारे में यानी एक व्यू रचना पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, व्यू रचनात्मक प्रबंध, जिसमें आंतरिक घटक और बाह्य घटक दोनों का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है और उसके तदनुसार विभिन्न क्रियाओं की क्या की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा लगभग प्रबंध के सिद्धांत वाला टॉपिक, जिसमें हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिए और हमने यहां पर बात की उद्देश्य द्वारा प्रबंध की, अपवाद द्वारा प्रबंध की और बात की हमने व्यू रचनात्मक प्रबंध। तो मैं एक बार आपसे जरूर ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन तमाम छात्रों को इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ प्राप्त हो सके और आने वाले आगामी पेपर के अंदर वो अच्छे अंक प्राप्त करने में अपने आप को मजबूत भागीदारी निभा सके।